हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और देखेंगे आर्टिकल 12 की डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है। डेफिनेशन इन दिस पार्ट unless the context otherwise require the state include the government and the parliament of India and the government and legislature of each state, local authority और अदर अथॉरिटी। तो बेसिकली स्टेट जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊँ, हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक तो गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, वो स्टेट है। एक स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट है। उसके अलावा हम बोलते हैं ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर आप स्टेट लिख रहे हो तो स्टेट में 4 चीज़ें लिख देना हमेशा। पार्लियामेंट इज स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट स्लैश करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट, पब्लिक अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी। ये 4 चीज़ें स्टेट की डेफिनेशन में आती है। यह मुद्दा ये आता है कि जो हम स्टेट पढ़ रहे हैं, ये स्टेट की डेफिनेशन जो पॉलिटी से इतनी अलग दी गई है, वो दी क्यों गई है और स्टेट में ये 4 चीज़ें ही इंक्लूडेड क्यों हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लीगल राइट जो क्लेम करते हैं वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्लेम करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हम हमेशा किसके अगेंस्ट में क्लेम करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड टू द सिटीजन आर क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडीज। तो बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रोवाइडेड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्लेम नहीं करते, तो वो डायरेक्ट क्लेम करते हो आप स्टेट के अगेंस्ट में। तो इसलिए हम स्टेट के डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसलिए आर्टिकल 12 में स्पेसिफिकली स्टेट के डेफिनेशन में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, ये सारी की सारी जो बॉडी हैं जो पब्लिक फंक्शन या जो गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उसके अगेंस्ट में आप फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हो। फंडामेंटल राइट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की ड्यूटी नहीं है जो आपके लिए परफॉर्म करेगा। फंडामेंटल राइट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, डायरेक्टली ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट सेल प्रोवाइडेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अब देख लें फंडामेंटल राइट कितने तरीके के होते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी गलत लिखा हुआ है, राइट टू रिलीजियस राइट इसे लिखेंगे 25 to 28, एजुकेशनल कल्चरल राइट 29-30, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ आएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और ये है 32 से 35, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं हमारे 6 तरीके के फंडामेंटल। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये फंडामेंटल राइट होते हैं बेसिक राइट विदाउट विच द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल इन ए डेमोक्रेसी और इन अ कंट्री वेयर द रूल ऑफ लॉ सेल प्रिवेल। तो भैया जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, वहाँ के लोगों को कुछ बेसिक राइट दिए होते हैं, उसी बेसिक राइट को हम बोल देते हैं फंडामेंटल राइट। और वो फंडामेंटल राइट्स हमेशा किसकी ड्यूटी होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 12 में स्पेसिफिकली स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, क्योंकि हम स्टेट से क्या क्लेम करते हैं? स्टेट से हम क्लेम करते हैं क्या? फंडामेंटल राइट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 की फिर से। तो आर्टिकल 12 में जो लास्ट में एक वर्ड है, क्योंकि देखो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें हम सबको पता है स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे यूपी में योगी की गवर्नमेंट है। और हम लोकल अथॉरिटी की बात करें तो लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, हम सबको पता है जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय द लॉ और जिस अथॉरिटी को गवर्नमेंट इटसेल्फ गिविंग द पावर टू मेक द लॉ और टू एडमिनिस्टर। लेकिन ये अदर अथॉरिटी पे आके मुद्दा फंस जाता है कि अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में क्या आएगा। तो अलग अलग केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन लास्ट में आके एक केस हुआ था जिसे हम बोलते हैं RD सेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि हम सबको पता है 3 डेफिनेशन। अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था RD सेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल अथॉरिटी में। तो इसमें हम पॉइंट देख ले, एंटायर शेयर कैपिटल इज ओन और मैनेज बाय द स्टेट। एक ऐसी अथॉरिटी, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी है, लेकिन उसमें शेयर जो है ना, कौन ऑन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑन कर रही है। एंजॉय मोनोपोली स्टेटस,
प्राइवेट अथॉरिटी है लेकिन मोनोपोली कौन एंजॉय कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉरपोरेशन। प्राइवेट एंटिटी में अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन ट्रांसफर टू दैट कॉरपोरेशन। उसके बाद फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंट इन एसेंस, डीप एंड परसुएसिव स्टेट कंट्रोल, ऑब्जेक्ट अथॉरिटी। तो बेसिकली मुद्दा ये कि अगर कोई अथॉरिटी प्राइवेट अथॉरिटी भी है ना और उसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, प्राइवेट अथॉरिटी को गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, मैनेजमेंट में गवर्नमेंट है उसके में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट उस प्राइवेट अथॉरिटी को चला रही है या गवर्नमेंट उसे फाइनेंस कर रही है या उस पर डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो स्टिल इट इज़ ए प्राइवेट अथॉरिटी बट इट सेल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। अब ये AR एंटुले वर्सेस आर नायक में बोल दिया था वेदर द जुडिशरी इज स्टेट। अब यहाँ देख लेते हैं क्या जुडिशरी स्टेट होता है, क्योंकि अभी तक जो डेफिनेशन देखी हमें दो चीज़ें पता लगी कि लेजिस्लेचर स्टेट होता है, एग्जीक्यूटिव स्टेट होता है, लेकिन जुडिशरी का काम क्या होता है? ना तो उसका काम लॉ बनाना होता है, ना लॉ को एग्जीक्यूट करना होता है। जुडिशरी का काम सिर्फ इतना होता है टू मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में बोल दिया था AR एंटुले वर्सेस RS नायक, और एक रिसेंट केस हुआ था रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2014 का केस है, उसमें बोल दिया था कि वाई परफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड द क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन जुडिशरी स्टेट। तो जुडिशरी को भी स्टेट बता दिया इन्होंने, क्योंकि जुडिशरी बेसिक काम क्या करती है? टू मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। लेकिन कहीं कहीं जुडिशरी का काम ऐसा आ जाता है जहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जैसे आप देख लो कि जुडिशरी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या सिविल जज हैं, इनको ज़्यादातर जुडिशरी अपॉइंट करती है या कोई बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसे कोई अपने स्टाफ अपॉइंट करना होता है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। उस दौरान हम जुडिशरी को मान सकते हैं जुडिशरी इज स्टेट, ऑल द जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन में जुडिशरी स्टेट है। तो बेसिकली ये 4 डेफिनेशन थी। लास्ट में बोल रहा हूँ फिर से एक बार, प्लीज़ सब्सक्राइब।